Okay, let's start from question number 4th. An AP consists of 37 terms. मतलब n कितना दे रखा है आपको 37. The sum of the three middlemost terms is 2 to 5 and the sum of the last three terms is 429. Find the AP. उन्होंने बोला है कि एक AP में जिसमें 37 टर्म्स हैं टोटल, थ्री मिडल मोस्ट टर्म्स का सम 2 to 5 है. अब पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि इसमें मिडल मोस्ट टर्म्स निकालनी कैसे हैं, राइट? अगर टोटल 37 टर्म्स हैं तो सबसे पहले मिडल टर्म कैसे निकालनी है. जब भी हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो मिडल टर्म इज़ 37 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 38 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू, देयर आर टोटल 19 टर्म्स. 19th term will be the middle most term. अब ये हमारे पास मिडल मोस्ट टर्म है, राइट? ये बिल्कुल मिडल में है. इसके इधर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इक्वल है. अब आपको बतानी है आपको कितनी टर्म्स लेनी है. 3 मिडल मोस्ट टर्म्स. 3 मिडल मोस्ट टर्म्स विल बी, कैसे लेंगे आप खुद सोच सकते हैं. क्या ये 19, 20 या 21 होंगी, जहाँ एक 19 से पहले होगी, एक 19 के बाद होगी. आप एक छोटा सा एग्जांपल लें. आप एक एग्जांपल ले लें. हमारे पास टोटल 7 टर्म्स हैं एपी में. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. अगर मैं बोलूँ इसमें से आपने मिडल बताना है तो मिडल क्या होगा. 7 + 1 8 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 4. 4th टर्म इज़ द मिडल मोस्ट टर्म, राइट? ये तो हमारे पास आ गया मिडल की टर्म. अब आपको मैंने बोला कि मिडल की 3 टर्म्स लेनी है, तो क्या हम 4, 5, 6 लेंगे या 3, 4, 5 लेंगे. अगर आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा तो 3, 4, 5, एक इसके इधर एक उसके उधर, राइट? जो हमारे पास मिडल टर्म आई है, एक उसके प्रीसीडिंग लेनी है, एक सक्सीडिंग लेनी है, एक पीछे वाली एक आगे वाली. तो होप इट इज़ क्लियर. द 3 मिडल मोस्ट टर्म्स विल बी 18th, 19th एंड 20th टर्म. यही चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली थी, राइट? तो दिस इज A18 प्लस A19 प्लस A20 इज इक्वल टू 2 to 5 गिवन है. और हमें फाइंड आउट करना है एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स टोटल 37 है. तो दिस इज A37 प्लस A36 प्लस A35 इज इक्वल टू 429. होप इट इज़ क्लियर. अब इनको ओपन कर लें. दिस इज A प्लस 17D, A प्लस 18D, A प्लस 19D इज इक्वल टू 2 to 5. दिस इज 3A प्लस 17 3 ज़ा 51, 52 एंड दिस इज 53, 54 D इज इक्वल टू 2 to 5. अब इसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है. 3 1 ज़ा 3, 2 लेफ्ट is equal to 3 7s are 21, 1 left, 3 5s are 15. This is our first equation. Now prepare your second equation. We are having A37 which is equal to A36D plus A35D plus A plus 34D is equal to 429. अब इसको ऐड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 3A. अगर आप 36, 35, 34 है, 36 से 5 ये तीनों हो जाएंगे 35, 3 ज़ा 35 इंटू 3 करना है आपको. तो 35 3 ज़ा होता है आपके पास 105. D इज इक्वल टू 429. इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है. 3 3 ज़ा 9, 1 लेफ्ट, 3 5 ज़ा 15. D इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 1 लेफ्ट, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9. दिस इज़ आर सेकेंड इक्वेशन. अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A प्लस 18D इज इक्वल टू 75. सब्ट्रैक्ट दैम, ये कट हो जाएगा. 18 2 ज़ा 36 होता है. तो दिस इज़ 17, दिस इज़ इक्वल टू 17D एंड हेयर वी आर हैविंग this is 68. D will be 68 divided by 17. This is equal to 4. D कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया. अब D तो नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट A. अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लें D की वैल्यू. तो ये आ जाएगा आपके पास A प्लस
18 multiplied by 4 is equal to 75. This is a is equal to 72 is equal to 75. a plus 72 a आ जाएगा आपके पास. 75 minus 72 a will be 3. तो ए पी क्या बनेगी आपकी? ए पी इज इक्वल टू 3. देन नेक्स्ट टर्म विल बी 7, 11, 15 एंड सो ऑन. होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर. इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो था कि आपको यहाँ पे मिडल मोस्ट टर्म्स देखनी थी. अगर 2 मिडल टर्म्स होती ना, अगर 2 बोली होती तो आप इसको किस तरह से लेते? और नंबर में 2 मिडल मोस्ट टर्म्स होती नहीं है, इवन नंबर में होती हैं, है ना. तो अगर आपके पास और नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसमें 2 मिडल टर्म्स आप ले ही नहीं सकते थे. इधर से लेते या इधर से लेते, किस तरह से लेते? क्वेश्चन इस तरह से बनता ही नहीं है. अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन. जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो आपके पास मिडल में 2 टर्म्स आ जाती हैं. जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं जहाँ तो 1 आएगी, जहाँ फिर कितनी आएंगी? 3 आएंगी, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200. 100 से 200 के बीच में, बिटवीन का क्या मतलब है? इसमें 100 और 200 दोनों ही एक्सक्लूडेड हैं. आपने ना 100 को लेना है ना ही 200 को लेना है. विच आर डिविजिबल बाय 9. अब सबसे पहले तो आप एक AP बनाएं यहाँ से जो 9 के मल्टीपल्स हैं सारे, बट वो सारे क्या होने चाहिए? 100 से बड़े और 200 से छोटे. तो सबसे पहला 9 का मल्टीपल कौन सा आएगा आपके पास? अब आपने 100 से लेके 200 के बीच में से 9 के मल्टीपल्स की AP बनानी है. तो सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा? अब 99 जो है वो 9 से डिविजिबल है. 99 के बाद नेक्स्ट नंबर जो 9 से डिविजिबल आएगा वो आएगा 108. आप डिजिट्स का सम करके भी चेक कर सकते हैं. 8 + 1 इज़ 9. तो यही नंबर है जो 9 से डिविजिबल है. इससे पहले किसी का भी सम 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, राइट. द नेक्स्ट वन इज, अब इसमें 9 प्लस करते जाएं तो नेक्स्ट नंबर विल बी 117 एंड सो ऑन. द लास्ट वन इज 200. अब यहाँ से लास्ट टर्म निकालने के 2 तरीके हैं आपके पास. एक तो सम ऑफ द डिजिट करके निकाल लें. आप देखें कि सम ऑफ द डिजिट 199 या 198, किसका सम ऑफ डिजिट हमारे पास 9 से डिविजिबल हो रहा है? दैट इज़ इनका सम हमारे पास कितना आता है? 9 + 9 इज़ 18. तो ये तो डिविजिबल है. जहाँ फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं. आप 200 को 9 से डिवाइड करें. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, 2 लेफ्ट 0, 9 2 ज़ा 18, अगेन 2 लेफ्ट. 200 में से 2 माइनस कर दें तो आपके पास जो नंबर बचेगा वो 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. ये रिमाइंडर को ख़त्म कर दें ना, इसमें से 2 माइनस कर दें तो 198 इज़ द लास्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 9. अब उन्होंने बोला इन सारे नंबर्स का आपने सम निकालना है. तो पहले तो हम देखेंगे कि ये टोटल कितने नंबर्स हैं. अब ये टोटल नंबर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको A देखना है 108, D कितना है आपके पास? 9, और AN कितना है आपके पास? 198. AN का फॉर्मूला लगाएं. A + n - 1 into D. This is 198. A is 108 plus n - 1 into 9. 198 minus 108 is equal to n - 1 into 9. अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो you will get 0, 9, 90 divided by 9 is equal to n - 1. You will get 10. तो n will be 10 + 1 which is equal to 11. There are total how many terms? 11 terms. अब अगर आपके पास 11 टर्म्स हैं तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? S11 फाइंड आउट करना है इस AP का. तो विच इज़ इक्वल टू 11/2. फर्स्ट टर्म 108 प्लस लास्ट टर्म दैट इज़ 198. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी थी, आप ये वाला फॉर्मूला लगा लें. SN इज इक्वल टू n/2 A + AN, राइट. तो इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई बाय 306. इसको 2 से कट कर लें. यू विल गेट 11 मल्टीप्लाई बाय 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 153. 153 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना आ जाएगा आपके पास? दिस इज इक्वल टू 11 3 ज़ा 33, 3 लेफ्ट, 11 5 ज़ा 55, 5, 11 1 ज़ा 11 प्लस 5, 1683. हमारे पास S11
ये किसका सम है हमारे पास? दिस इज द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 100 एंड 200 विच इज़ इक्वल टू 1683। अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है विच आर नॉट डिविजिबल बाय 9। अब डिविजिबल बाय 9 का निकालना तो सिंपल था, नॉट डिविजिबल बाय 9 का कैसे निकालें? वो तो हमारे पास एपी भी नहीं बनेगी। डिविजिबल बाय 9 में तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 9 आते जाएंगे ना, उनमें 9 का डिफरेंस था। अब आपके पास जो 9 से नंबर डिविजिबल नहीं है बीच में, क्या वो एपी बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब वो क्वेश्चन कैसे करेंगे? हम सबसे पहले सारे नंबर्स का सम निकाल लेंगे फ्रॉम बिटवीन 100 टू 200, जितने भी टोटल नंबर हैं सबका सम निकालेंगे, उसमें से हम डिविजिबल बाय 9 वाले नंबर्स का सम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट एपी है वो किस तरह से बनेगी? सबसे पहले तो आपने यहाँ पे बिटवीन का ध्यान रखना है। बिटवीन मतलब आपने 100 और 200 दोनों ही इंक्लूड नहीं करने हैं। तो एपी क्या बनेगी आपके पास? एपी विल बी, दिस इज 101, 102, 102 and the last one is 199. What is A? A is equal to 101. What is D? D is equal to 1. What is AN? AN is equal to 199. अब आपके पास AN अगर 199 है तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D. दिस इज़ 199. A is 101. n माइनस 1, d इज़ 1। अब इसको सॉल्व कर लें आप। दिस इज़ 199 माइनस 101 इज इक्वल टू n माइनस 1। 9 माइनस 1 इज़ 8, दिस इज़ 9, 98 प्लस 1 इज इक्वल टू n, l विल बी 99। इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? 99 टर्म्स हैं। अब 99 टर्म्स हैं तो s 99 निकाल लें। दिस इज़ 99 अपॉन 2, first term is 101 and the last term is 199. This is 99 by 2 multiply by 0. 9 plus 1 is 10, 0, again 0, 1. This is 300. 300 divided by 2. This is 150. 150 multiply by 99. तो इसको मल्टीप्लाई करने का बहुत ही ईजी तरीका है। आप 99 को लिख लें 100 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 15000 माइनस 150। तो इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 0। 10 माइनस 5 इज़ 5 एंड दिस इज़ इक्वल टू 9 माइनस 1 इज़ 8, दिस इज़ 4, 14850। ये आपके पास सारे नंबर्स का सम आ गया, राइट। अब आपने इसमें से सिर्फ कौन सा सम निकालना है? नॉट डिविजिबल बाय 9। अब आप निकालोगे सम ऑफ इंटीजर्स, sum of integers not divisible by 9 will be 14850 माइनस जो हमारा प्रीवियस आंसर आया था। प्रीवियस आंसर हमारा क्या आया था? 1683। दिस इज़ 1683। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 3 इज़ 7, दिस इज़ 4, दिस इज़ 6। अब यहाँ पे बच गया 7 माइनस 6 इज़ 1, दिस इज़ 4 माइनस 1 इज़ 3 and this answer is the correct answer 13167। होप इट इज़ क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दो पार्ट्स थे। हम अकेले उन नंबर्स का सम एपी बना के नहीं निकाल सकते थे विच आर नॉट डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल बाय 9 में तो 9 का डिफरेंस था। नॉट डिविजिबल बाय 9 में हमारे पास कोई एपी नहीं बनेगी, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? सारे नंबर्स का सम निकालेंगे। बिटवीन है तो 100 और 200 इंक्लूड नहीं करेंगे। वैसे भी ये 9 के मल्टीपल्स नहीं है तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होंगे, है ना। तो सारे नंबर्स का सम निकाल के उसमें से डिविजिबल बाय 9 वाले नंबर्स को माइनस कर देंगे। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Question number 6 is the ratio of the 11th term to 18th term. This is question number 6 solution. The ratio of 11th term means A11 to 18th term A18 of an AP is 2:3. Then find the ratio of the 5th term to 21st term. हमें क्या निकालना है? A5 to A21 हमें फाइंड आउट करना है। and also the ratio of the sum of the first 5 terms to the first 21 terms means हमें S5 upon
S21 भी फाइंड आउट करना है, इनके सम का भी फाइंड आउट करना है और टर्म्स का भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए जो हमें गिवन है वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। A11 इज गिवन, दैट इज A plus 10D and this is equal to A plus 17D is equal to 2/3। तो हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 3A plus 10D is equal to 2 multiply by A plus 17D। This is 3A plus 30D is equal to 2A plus 34D। This is A is equal to 4D। A और D में हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन आ गया, A इज इक्वल टू 4D के बराबर है। अब आपने जो फाइंड आउट करना है उसकी रेशो बनाए। दिस इज A प्लस 4D डिवाइडेड बाय A प्लस 21 कैन बी रिटन एज 20D। अब आपने इसकी रेशो निकालने के लिए क्या करोगे, A की वैल्यू पुट कर दें। पुट A इज इक्वल टू 4D, दिस इज 4D प्लस 4D डिवाइडेड बाय 4D प्लस 20D which is equal to 8D divided by 24D। D से D कट जाएगा। दिस इज 1:3। रेशो कितना आ गया, 1:3। ये किसका रेशो आया आपके पास, A5/A21 का रेशो। A5/A21 का रेशो आ गया आपके पास 1:3। ये फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, you have to find out S5/S21। S5 होता है 5/2 2A plus 4D divided by 20/2 2A plus this is 21/2 2A plus 20D। अब यहाँ पे भी आप पहले तो 2 ऊपर से कॉमन निकाल लें, आपके पास आ जाएगा 5A plus 2D और वो 2 बाहर वाले 2 से कट जाएगा। यहाँ से 2 जब कॉमन आएगा तो इस 2 से ये कट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी 2 कॉमन आके इस 2 के साथ कट हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 21A plus 10D। अब आप पुट करें, पुट A इज इक्वल टू 4D, तो आपके पास S5/S21 का रेशो आ जाएगा 5 4D प्लस 2D डिवाइडेड बाय 21 4D प्लस 10D। तो ये आ जाएगा 5 ब्रैकेट 60 डिवाइडेड बाय 21, यहाँ पे 14D। D से D कट जाएगा और आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। 2 3 6 2 7 3 7 21। दिस इज 5/49 विल बी द रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू फर्स्ट 21 टर्म्स, दैट इज 5:49 इज द करेक्ट आंसर। Okay, the next question is, show that the sum of an AP whose first term is A, second term is B and the last term is C। क्या क्या दे रखा है हमें, A1 दे रखा है A, A2 दे रखा है B और AN दे रखा है C। और आपको फाइंड आउट करना है SN। SN आपको फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस 2A1 भी कह सकते हो इसको, प्लस n-1 इंटू D। अब हमारे पास जो भी टर्म्स दे रखी हैं, सब कुछ जो भी गिवन है हमारे पास, वो सब कुछ वेरिएबल्स की फॉर्म में गिवन है। तो आपको क्वेश्चन उसी तरह से अरेंज भी करना पड़ेगा। आप पहले तो AN को लें, आपके पास चलो सबसे पहले तो आपके पास A1 है A। अब सबसे पहले तो D निकालें। D कितना आएगा, A2 माइनस A1 विच इज़ इक्वल टू B माइनस A। होप इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट कर लेते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस A1 प्लस n-1 इंटू D होता है ना। A कितना है आपके पास, A1 इज़ A प्लस n-1 और D कितना है आपके पास, B माइनस A। AN की वैल्यू आपके पास C है।
अब यहाँ से आपको n तो निकालना पड़ेगा, तभी आप Sn में पुट कर पाएंगे। तो n निकालने के लिए सबसे पहले तो आप a को ट्रांसपोज करें। दिस इज c माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए। अब आप b माइनस ए को इधर ट्रांसपोज कर दें, c माइनस ए, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू n। एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा b माइनस ए, c माइनस ए प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू n। n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी c प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू n। ये आपके पास n आ गया। अब आपने निकालना क्या है, आपने फाइंड आउट करना है Sn। Sn में सबसे पहले तो यहाँ पे आप n की वैल्यू डालें। n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, c प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए, ब्रैकेट हमारे पास है 2a। अब a प्लस ए एन वाला फार्मूला भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, वो ज़्यादा इजी है रादर देन यूजिंग दिस वन फार्मूला n/2, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो वेरिएबल में है। a प्लस ए एन का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास a ही आ जाएगा और a n है हमारे पास c, तो हमारे पास बन जाएगा a प्लस सी न्यूमिरेटर में मल्टीप्लाई बाय c प्लस b माइनस 2a डिवाइडेड बाय b माइनस ए। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। बेटा यहाँ पे n/2 होता है ना फॉर्मूला में, फॉर्मूला होता है Sn का n/2 a प्लस ए एन। तो n था हमारे पास, ये हमारा n था, c प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए, c प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए, 2 नीचे आ गया, दिस इज a प्लस c। अब आप इस सारे को इसके साथ कंपेयर करके भी चेक कर सकते हैं क्या ये दोनों सेम है। दिस इज a प्लस सी, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस a, दे बोथ आर सेम। लेट्स डू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। AP जो हमें गिवन दे रखा है -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस x इज इक्वल टू 4 3 7। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि ये AP में है। आधे बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना कैसे है क्वेश्चन। आप इसको चेक करें, इन दोनों का डिफरेंस सेम है। -1 प्लस 4 कितना आएगा, 3, -2 प्लस 1 3, कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 3 का। तो ये किस में दे रखा है आपके पास, और वैसे भी 10th क्लास में आपके पास एक ही तरह का पैटर्न गिवन है जिसमें आपको सम निकालना आता है, दैट इज़ AP। तो ये जो आपको दे रखी है ना एक सीक्वेंस का सम, ये भी आपको AP में ही दे रखा है। तो A कितना है इसमें, -4 है, D कितना है, -1 -4, दिस इज -1 माइनस प्लस 4, इट इज़ इक्वल टू 3। D भी आ गया आपके पास, A भी आ गया, राइट। अब आपको X जो दे रखा है वो AN है, AN इज इक्वल टू X दे रखा है, और इन सबका सम Sn की वैल्यू आपको दे रखी है 437। तो कैसे करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 437, राइट। अब हमारे पास अभी तक n नहीं है, तो हम सबसे पहले तो n की वैल्यू निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इज़ 3, और a की वैल्यू भी यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, चलो नेक्स्ट में कर देते हैं 437। ये हमारे पास आ जाएगा n/2 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 437। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, n/2 दिस इज़ 4 2 ज़ा 8 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 437। दिस इज़ n/2 3n माइनस 11 इज इक्वल टू 437। अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट 3n स्क्वायर माइनस 11n इज इक्वल टू 437 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज 3n स्क्वायर
minus 11n minus equal to 0. Now this is our equation. अब हम इसको splitting the middle term से solve करते हैं. This is 874 और 3 भी है. हम पहले 874 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 4 ज़ा 8, तो ये हमारे पास बनेगा 2 3 ज़ा 6, 1 लेफ्ट, 2 7 ज़ा 14, 437. क्या ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है. अगर आप इसको 3 से चेक करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 14. ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है. 7 से 7 6 ज़ा 42, 1 लेफ्ट, 7 से भी नहीं है. 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आप चेक करें इसको 11 के साथ. 11 3 ज़ा 33, 11 से भी नहीं है. देन 17 से 17 2 ज़ा 34, 17 से भी नहीं है. 19 से चेक करें इसको. 19, it will go with 19 and you will get here 19 2 ज़ा 38, which gives us 5, 57, 23 1 ज़ा. अब आपके पास नंबर्स जो बन गए हैं 2 इंटू 19 इंटू 23 और एक ये वाला 3 भी है. इन सबको यूज़ करके आपने 11 बनाना है. तो कैसे बनेगा 11? एक बनेगा दिस इज 57 and 46. 57 minus 46 is 11. 3n square minus 57n minus 46n plus 46n minus 874 is equal to 0. यहाँ से 3n कॉमन आ रहा है. You will get n minus 3 1 ज़ा 3, 2 left 19 प्लस यहाँ से आपके पास 46 कॉमन आएगा. n माइनस, अब 46 कॉमन आ रहा है आपके पास, तो 46 होता है 19 बचेगा ना. 23 2 ज़ा 46, तो 19 बच जाएगा यहाँ पे भी, इज इक्वल टू 0. n माइनस 19 और यहाँ पे आपके पास आ गया 3n प्लस 46 इज इक्वल टू 0. n की एक वैल्यू आ गई आपके पास 19 और आपके पास एक n की वैल्यू आ गई माइनस 46/3. ये तो रिजेक्ट हो जाएगा. इसको हम इनवैलिड भी बोल सकते हैं क्योंकि n जो है हमारे पास एक परफेक्ट वो होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए. तो n की वैल्यू हमारे पास 19 है. तो उन्होंने हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है? उन्होंने हमें x फाइंड आउट करने को बोला है. और जो x दे रखा है ना, अब देखें इसको, उन्होंने लास्ट टर्म x दे रखी है an इज इक्वल टू x. तो आप an की वैल्यू, अब n आपके पास कितना आ गया यहीं पे कर लेते हैं. n हमारा कितना आ गया? n इज इक्वल टू 19. मतलब हमने a 19 की वैल्यू निकालनी है जो x के बराबर है. दिस इज a प्लस 18d इज इक्वल टू x. a कितना है आपके पास? -4 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू x -4, 54 इज इक्वल टू x. तो x विल बी 50. x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 50. एक बार चेक कर लेते हैं. yes, this is the correct answer. Let's do the next one. Okay, let's start with question number 9. Jaspal Singh repays his total loan of rupees 1 tens 100,000 10,000 lakh 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of rupees 1,000. If he increases the installment by 100 rupees every month, what amount will be paid by him in 30th installment? What amount of loan does he still have to pay after the 30th installment? अब उन्होंने क्या बोला है कि उसको टोटल कितना लोन पे करना है. जो टोटल लोन उसने बैंक से ले रखा है वो कितना है? दिस इज ऑफ रुपीज़ 1,18,000, राइट. ये टोटल अमाउंट उसने बैंक से ले रखा है एज अ लोन. गॉट इट. अब उसके बाद उन्होंने बोला है हमारे पास जो वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो किस तरह से इंस्टॉलमेंट दे रहा है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ ऑफ रुपीज़ 1,000 और हर इंस्टॉलमेंट में हर मंथ के बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो उसमें 100 रुपीज़ इंक्रीज़ कर रहा है. तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी ऑफ 1,100, नेक्स्ट विल बी ऑफ
1200 एंड इट विल गो लाइकवाइज, राइट। अब उसके बाद उन्होंने बोला, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट। उन्होंने बोला है कि 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितनी अमाउंट पे करेगा, मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, 830 निकालना है। उन्होंने ये नहीं बोला कि टोटल अमाउंट 30 इंस्टॉलमेंट्स में कितनी पे करेगा, उसने बोला है 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितनी अमाउंट पे करेगा। तो दैट इज A30, A इज इक्वल टू 1000, D इज इक्वल टू 100, A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D, A will be 1000 and this is 2900। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो दिस इज 0093। A30 कितना आ गया आपके पास, 30th इंस्टॉलमेंट में वो 3900 रुपीज़ पे करेगा, अगर वो इसी तरह से इंक्रीज करता जा रहा है तो। अब उन्होंने बोला है व्हाट अमाउंट ऑफ लोन डज ही हैज़ टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। जब तक उसने 30 इंस्टॉलमेंट्स दे दी हैं उसके बाद उसको कितना अमाउंट अभी और पे करना है। तो उसके लिए पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि उसने 30 इंस्टॉलमेंट्स में टोटल कितना अमाउंट पे किया, मतलब आपको यहाँ पे S30 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दैट इज़ 30/2, फर्स्ट टर्म इज़ 1000 एंड A30 इज़ 3900। आपको शायद समझ में आया है। क्या आपको ये समझ में आ गया कि उस S30 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि हमें 30th इंस्टॉलमेंट के बाद भी कितना पे करना है। इसका मतलब पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि उसने 30th इंस्टॉलमेंट तक कितना अमाउंट पे किया है, तो टोटल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। दिस इज़ इक्वल टू 15, अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे दिस इज़ 0 0, दिस इज़ 9, दिस इज़ 4। नाउ मल्टीप्लाई देम बोथ। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो 0 आ जाएगा, 49 को 15 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज़ 9 4 5 735 73,500 रुपीज़ वो उसने अब तक पे कर चुका है, बट उसका टोटल लोन का अमाउंट इतना है। अब वो इतना अमाउंट पे कर चुका है तो अब आपने बताना है कि उसको कितना अमाउंट अभी भी पे करना है। तो अमाउंट ही नीड्स टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 1 - 73500। अब आप इन दोनों को माइनस कर लें, 0 0 5, दिस इज 7 - 3 4, दिस इज 4। हाउ मच अमाउंट ही नीड्स टू पे, ही नीड्स टू पे 44,500 रुपीज़, जो उसको अभी भी पे, सॉरी आपको विजिबल नहीं था। अमाउंट ही नीड्स टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, आपने टोटल लोन में से, ये आपके पास टोटल लोन था, उसके बाद उसने 30 इंस्टॉलमेंट्स में जो पैसा पे करा था उसको हमने दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 44500। दिस इज़ द अमाउंट ही नीड्स टू पे, जो उसने अभी भी पे करना है 30 इंस्टॉलमेंट्स देने के बाद, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर, ओके लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। The students of a school decided to beautify the school on the annual day by fixing colorful flags on the straight passage of the school. They have 27 flags to be fixed at the interval of every 2 meters. The flags are stored at the position of the middlemost flag. Ruchi was given the responsibility to placing the flags. Ruchi kept her books where the flags were stored. She could carry one flag at a time. And how much distance did she cover in completing this job, returning back to collect the books? What is the maximum distance she traveled carrying a flag? अब उन्होंने क्या बोला है इस पूरे सिचुएशन में कि टोटल कितने फ्लैग्स हैं, 27। वो एक स्ट्रेट लाइन पे फिक्स करने हैं और हर एक फ्लैग 2 मीटर के डिस्टेंस पे फिक्स करना है। और सारे फ्लैग्स कहाँ पे स्टोर कर रखे हैं, बिल्कुल मिडल मोस्ट पोजिशन पे। और एक गर्ल है रुचि जो एक एक करके फ्लैग को उठाएगी और सारे फ्लैग्स को फिक्स करेगी, राइट।
उसके बाद रुचि ने क्या किया, वो आई, उसने अपनी सारी बुक्स वहाँ पे रख दी जहाँ पे सारे फ्लैग्स पड़े हुए थे, मतलब सारे फ्लैग्स मिडल मोस्ट पोजीशन पे थे, तो उसने अपनी बुक्स को भी वहाँ पे रख दिया। उसके बाद उसने फ्लैग्स प्लेस करना शुरू किए, और जब सारे फ्लैग्स प्लेस हो गए तो आपने बताना है कि उसके बाद उसने अपनी बुक्स भी वापस ली हैं, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। और उसके बाद ये भी बताना है, वो सारे फ्लैग्स एक साथ नहीं उठा सकती, पहले वो एक उठाएगी, उसको फिक्स करेगी, फिर वो वापस आएगी, फिर दूसरा लेगी, फिर उठा के फिक्स करेगी, इस तरह से करेगी। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड कैरिंग अ फ्लैग। और आपने ये भी बताना है कि जब उसने फ्लैग अपने हाथ में पकड़ा हुआ था तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इजीली एक्सप्लेन करने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पहले से ही एक लाइन लगा रखी है, उसको 27 फ्लैग्स एक स्ट्रेट लाइन पे फिक्स करने हैं, राइट। तो इसका मतलब हमें n कितना दे रखा है, n इज इक्वल टू 27। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 27। अब आप बताएं मिडिल मोस्ट कौन सी होगी। हाउ वी कैन फाइंड आउट द मिडिल मोस्ट टर्म इफ़ द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू add 1 in it. 27 plus 1 divided by 2, this is 28 divided by 2 is equal to 14. 14th term will be the middle term, right? This is the middle term. अब हमारे पास मिडिल मोस्ट टर्म आ गई 14। अब यहाँ पे सारे फ्लैग्स पढ़ रखे हैं। रुचि को क्या करना है, उसने आई, उसने अपनी सारी बुक्स को यहाँ पे प्लेस कर दिया, और सारे फ्लैग्स भी यहीं पे पढ़ रखे थे। उसने फर्स्ट फ्लैग को पिक किया, और पहले उसने लेफ़्ट साइड के सारे फ्लैग्स लगाने शुरू किए, और फिर उसने राइट साइड के सारे फ्लैग्स लगाने शुरू किए। अब आप ये बताएं कि जब उसने लेफ़्ट साइड के फ्लैग्स लगाए तो कितने फ्लैग्स हैं टोटल, कितने फ्लैग्स लगाने हैं उसको लेफ़्ट साइड पे टोटल। यहाँ से अगर वो शुरू करेगी तो उसको टोटल 13 इधर लगाने हैं और 13 ही इधर लगाने हैं, राइट। 14 जो पोजीशन है वहाँ पे जो फ्लैग लगेगा वो तो इसी जगह पे पड़ा हुआ है ना, उसको वो लेके थोड़ी ना जाना है कहीं। सारे फ्लैग्स तो 14th प्लेस पे ही पड़े हुए हैं, तो उसको वो फ्लैग बस इसी जगह पे फिक्स कर देना। इसके लिए तो उसको कोई डिस्टेंस नहीं कवर करना पड़ेगा। बट जब लेफ़्ट साइड के फ्लैग्स उसको फिक्स करने हैं, इन सारे फ्लैग्स को फिक्स करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और इन सारे फ्लैग्स को उसको फिक्स करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और लास्ट में उन्होंने ये भी बोला है कि उसकी बुक्स यहाँ पे पड़ी है, उसने बुक्स लेने भी वापस आना है। ये नहीं कि वो लास्ट फ्लैग लगाई और वो उधर से निकल गई, ऐसा नहीं है। वो लास्ट फ्लैग लगाने के बाद फिर से वापस आएगी, अपनी बुक्स उठाएगी, फिर जाएगी। एक्चुअल में इसीलिए उन्होंने ये बुक्स डाली हैं बीच में कि उसने जितना जाना है उतना डिस्टेंस वापस भी आना है। अब आप बताएं कि जब उसने फर्स्ट फ्लैग फिक्स करना है, हर एक के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर का। अब आप ये बताएं कि जब उसने फर्स्ट फ्लैग फिक्स करना है तो वो लेफ़्ट साइड पे जाएगी, पहले 2 मीटर जाएगी, फ्लैग लगाएगी, फिर वापस आएगी। तो एक फ्लैग को फिक्स करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4। जब वो सेकंड के लिए जाएगी 2 + 2 4 मीटर गई, और 4 मीटर ही वापस भी आई, तो कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 8। थर्ड के लिए 2 + 2 + 2 6 मीटर्स गई, और 6 मीटर लगाने के बाद फिर वापस भी आई, तो टोटल कितना हो गया, 12 मीटर्स। इस तरह से हमारी AP क्या बनेगी। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी कैन राइट, पहले सिर्फ लेफ्ट साइड की बात करते हैं। डिस्टेंस कवर बाय रुचि टू फिक्स द फर्स्ट फ्लैग। फर्स्ट फ्लैग को फिक्स करने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 + 2 4 मीटर। अगेन डिस्टेंस कवर्ड बाय रुचि टू फिक्स द सेकेंड फ्लैग, दैट इज 8 मीटर। सिमिलरली जब उसने टोटल कितने फ्लैग्स कवर किए, उसने 13, लेफ्ट साइड पे उसने टोटल कितने फ्लैग्स कवर किए, 13। नंबर ऑफ फ्लैग्स on left side is equal to 13, sorry, is equal to 13।
तो पहले तो हम इस साइड के सारे फ्लैग्स का सम निकाल लेते हैं, टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। देयरफॉर AP विल बी, AP इज 4, A 8 एंड द नेक्स्ट वन इज 2 + 2 + 2 6 और 6 ही वापस भी आई है 12। इस तरह से हमारी AP चल रही है। A हमारे पास है 4, D भी हमारे पास है 4, N हमारे पास है 13 और SN वी नीड टू फाइंड आउट। अब हम SN निकालेंगे। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A + n - 1 इंटू D। यहाँ पे n कितना है 13, S13 इज इक्वल टू 13/2 2A कितना है हमारे पास 4 + n - 1 इज इंटू 4। तो ये हमारे पास आ गया 13 - 1 दिस इज 13/2 4 2 ज़ा 8 13 - 1 12 12 4 ज़ा 48 दिस इज इक्वल टू 13/2 48 प्लस दिस इज 56 2 2 ज़ा 4 1 लेफ्ट 2 8 ज़ा 16 28 इंटू 3 13 8 ज़ा 104 4 10 लेफ्ट 26 प्लस 10 36 364 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है लेफ़्ट साइड के सारे फ्लैग्स को फिक्स करने के लिए। कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने 364 मीटर्स। तो राइट साइड के लिए भी वो उतने ही डिस्टेंस कवर करेगी, राइट साइड पे भी उसको उतने ही फ्लैग्स लगाने हैं 13, तो 364 इधर से कवर करेगी, राइट। क्या लिखोगे आप, डिस्टेंस शी कवर्ड, distance she covered to fix all 13 flags on left side is equal to 364 meter. Therefore distance she covered to fix all 13 flags on right side is ये भी कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 364 मीटर। दोनों सेम ही तो आएंगे, तो टोटल डिस्टेंस is equal to 364 plus 364 8 728 मीटर डिस्टेंस जो है उसने टोटल कवर किया है। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि ऐसा कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है जो उसने फ्लैग पकड़ के कवर किया है। मतलब देखो ना, जब वो यहाँ से उसने फ्लैग उठाया वो जाएगी, फ्लैग प्लेस करके वो वापस भी आएगी, तो इसका मतलब वो डबल डिस्टेंस कवर कर रही है ना। अब आप ये बताएं कि उसने फ्लैग पकड़ के कितना डिस्टेंस लगाया होगा। एक बार सोचें और देखें कैसे करेंगे। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड कैरिंग अ फ्लैग। उसने एक फ्लैग पकड़ के सबसे ज़्यादा कितना डिस्टेंस कवर किया। मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड कैरिंग अ फ्लैग, एक फ्लैग पकड़ के उसने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो, जब तो वो सबसे पहले वाला फ्लैग लगाएगी तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में ही डिस्टेंस में फ्लैग उठाएगी, जब वापस आएगी तो उसके हाथ में फ्लैग नहीं होगा। तो ये वाला डिस्टेंस तो 2 मीटर का था। जब वो सेकंड फ्लैग लगाएगी तो 4 मीटर, थर्ड लगाएगी तो 6 मीटर, क्योंकि 6 जाने के लिए वो फ्लैग कैरी करेगी, आते टाइम उसके हाथ में फ्लैग नहीं होगा। सिमिलरली उन्होंने बोला एक फ्लैग को पकड़ के उसने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर किया जब वो इधर से एक्सट्रीम एंड पॉइंट पे जो हमारे पास फ्लैग है उसको फिक्स करने के लिए जाएगी, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। दिस इज़ 26 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर करेगी 26 मीटर। सिर्फ वो जाने के लिए फ्लैग पकड़ा होगा उसने, जब वो वापस आएगी तो उसके हाथ में फ्लैग नहीं होगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो
मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर करेगी एक फ्लैग को पकड़ के? 26 मीटर। दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से चेक करें। थोड़े से क्वेश्चंस लेंथी हैं, पर अगर आप आराम से करेंगे आपको ज़रूर समझ में आएंगे। थैंक यू।